मेरे अक़ब में तहजीब ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी। हम कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद रुक गए। उस मकाम पर ढलवान खतरनाक नहीं थी। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपनी चोटों का ही जायजा ले सकते। अक़ब में आने वाली मर्सिडीज अब करीब आ चुकी थी। मुझे मालूम था कि मर्सिडीज जिस रफ्तार से चल रही है उस पर तसादुम लाजमी है। वो मोड़ वैसे भी बहुत खतरनाक था और अब तो वहाँ लैंड रोवर भी रास्ता रोके खड़ी थी। चंद लम्हों के अंदर मर्सिडीज नमदार हुई और पूरी कुव्वत से लैंड रोवर से जा टकराई। मर्सिडीज के ड्राइवर ने आखिरी वक्त में उस तसादुम से बचने के लिए स्टीयरिंग काटने की कोशिश की थी, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी ये कोशिश मनफी नताइज सामने लाई। शदीद तसादुम और स्टीयरिंग काटने के नतीजे में मर्सिडीज गाड़ी लैंड रोवर समेत दूसरी जानिब गहरी खाई में जा गिरी। कुछ देर बाद धमाके सुनाई थी। मैं दौड़ता हुआ किनारे तक पहुंचा। दूर गहराई में दोनों गाड़ियां धड़ाधड़ चल रही थी। मैं तहजीब की तरफ वापस आया। हम दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। तहजीब ने पूछा, गाड़ियों का क्या अंजाम हुआ? मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही जो ऐसे मौके पर हुआ करता है। दोनों गाड़ियां चलकर तबाह हो गई हैं। हम बेकार होकर रह गए थे। गोया अब आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना था। मैंने तहजीब से कहा, अब क्या इरादे हैं चीफ? सफर जारी रहेगा या हम वापस जाएंगे? तहजीब ने हैरत से कहा, वापसी का क्या सवाल पैदा होता है? हम आगे बढ़ेंगे। आधे से ज्यादा सफर तो हम कर ही चुके हैं। मैंने कहा, हम तो ताबेदार हैं चीफ, सोचना समझना हमारा काम नहीं। हमें तो जो हुक्म मिलेगा उस पर अमल करेंगे। तहजीब ने कहा, तो फिर आओ अपना सफर शुरू करते हैं। हम पैदल ही चल पड़े। पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर करना इंतहाई दुश्वार होता है, मगर हम उसके लिए मजबूर थे। हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता भी तो नहीं था। हमारे पास सामान नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जो कुछ था सब लैंड रोवर के साथ ही तबाह हो गया था। लेदे के एक राइफल थी जिसे मैंने आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा था। तहजीब बेतकान चल रही थी, हालांकि बखूबी जानती थी कि आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अशियाए खुर्दनोश के बगैर ये पैदल सफर कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अंदाजा मुझे भी था और तहजीब भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी। पैदल चलने के दौरान मैंने तहजीब से कहा, ये तो हम पर बलाए नागहानी नाजिल हुई है। तहजीब ने आलम बेख्याली में पूछा, क्या? मैंने कहा, यही कि हमारी गाड़ी तबाह हो गई, असलहा गया, दीगर सामान गया और हम पैदल चलने पर मजबूर हो गए। तहजीब हंस पड़ी, बोली, तुम बहुत चालाक हो अली, घुमा फिरा कर बात कर रहे हो। साफ क्यों नहीं पूछते कि कहीं मैं थक तो नहीं गई? तहजीब ने उस वक्त कमाल कर दिया था। बहुत तेजी तक बात की तह तक पहुंच गई थी। मैंने कहा, नहीं ये बात नहीं है, मैं तो बरसबीले तस्करा कह रहा था। तहजीब ने संजीदगी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अली। ग्रीन पोल की साबिका एजेंट ने जब अली ग्रुप बनाया था तो वो इससे भी बड़ी मुसीबतें झेलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि ग्रीन पोल की इस साबिक रुकन के अज़ाइम बहुत बुलंद हैं, लेकिन अगर थक जाओ तो बता देना, हम कुछ देर सस्ता लेंगे। वो बोली, बेफिक्र रहो अली, मेरी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत है। हम खामोशी से सफर कर रहे थे कि दफतन मेरी समात से एक आवाज टकराई। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और फिर मेरा दिल धक से रह गया। तहजीब ने वो आवाज नहीं सुनी थी। मैंने हाथ उठाकर कहा, वो देखो तहजीब। तहजीब ने मेरे इशारे की समत देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने जुनूबी उफक की तरफ इशारा किया। वो वहाँ कुछ नजर आ रहा है। तहजीब ने कहा, हाँ कुछ धब्बा सा है। ओह, वो तो कोई हेलीकॉप्टर है शायद। मैंने कहा, हाँ वो हेलीकॉप्टर ही है और उसका रुख हमारी ही तरफ है। वो बोली, तो क्या वो हमारी तलाश में? मैंने कहा, हाँ बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि वो हमारी ही तलाश में इस तरफ आ रहा है। तहजीब ने बेचैनी से कहा, अरे तो तुम सोच क्या रहे हो? जल्दी से छुपने की कोई जगह तलाश करो। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, मैं पहले ही नजरें दौड़ा चुका हूँ, यहाँ ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही। तहजीब ने कहा, तो दौड़ना शुरू कर देते हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्क रफ्तारी से ढलान पर दौड़ने लगे। हमारा अंदाजा दुरुस्त था। हेलीकॉप्टर सीधा उस जानिब गया था जहां मर्सिडीज तबाह हुई थी। उस जगह के ऊपर एक चक्कर लगाने के बाद वो हमारी तरफ पलटा। बिलाशुबा हमें देख लिया गया था। हेलीकॉप्टर जरा सा झुका और किसी मुहीब परिंदे की तरह हमारे ऊपर से निकल गया। हमारे ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी की गई। गोलियां हमारे इर्द गिर्द से गुजर गई थी। मैंने हेलीकॉप्टर को फजा में चक्कर काटते हुए देख कर कहा, रुक जाओ तहजीब, अब इस तरह दौड़ना खतरनाक है। वो हम पर फिर फायरिंग करेंगे। तहजीब बोली, लेकिन हम अपना बचाव कैसे करेंगे? उसकी आवाज से घबराहट अयां थी। मैंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया, आओ उस चट्टान से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। चट्टान में एक कुदरती छज्जा सा निकला हुआ था। मैं तहजीब को लेकर तेजी से उस चट्टान की तरफ बढ़ गया। तहजीब परेशानी से बोली, हम यहाँ कब तक महफूज रह सकेंगे? वो हम पर फिर फायरिंग करेंगे। ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर से फिर फायरिंग की गई, मगर अब हम महफूज थे। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया। मैंने राइफल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये राइफल देख रही हूँ, अभी इस राइफल से मैं इस धाती परिंदे का शिकार करूंगा। तहजीब ने पूछा, क्या इस राइफल से हेलीकॉप्टर गिराया जा सकता है?
मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। कहा अगर रेंज में आ जाए तो इससे हवाई जहाज भी नहीं बच सकता, हेलीकॉप्टर की तो औकात ही क्या है। वो बोली ये जरूरी तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर रेंज में आ ही जाए। मैंने कहा बस दुआ करो कि हेलीकॉप्टर से हम पर हमले की एक और कोशिश कर ली जाए। इस राइफल की रेंज इतनी ज्यादा है कि हमारे ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर खा कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना हो बच के नहीं निकल सकता। हेलीकॉप्टर की आवाज नजदीक आ रही थी। मैंने राइफल संभाल ली। एक बार फिर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गईं और जैसे ही हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरा मैं झपट कर आगे बढ़ा और बड़ी तेजी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का निशाना लेकर फायर कर दिया। राइफल की गोली हेलीकॉप्टर की बॉडी में किसी जगह धंस गई और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर के इंजन से निकलने वाली आवाजें तब्दील हो गईं और हेलीकॉप्टर फजा में डोलने लगा। ऐसा मालूम होता था कि वो पायलट के काबू से बाहर हो रहा है। मुझे तहजीब का नारा सुनाई दिया, वो मारा। वो मेरे बराबर ही आ खड़ी हुई थी। बोली अब वो तबाही से नहीं बच सकता। मैंने कहा बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है। मैं हेलीकॉप्टर को देखने लगा जिसकी बुलंदी बतदरीज कम होती जा रही थी। फिर उसे चट्टानों से टकरा कर तबाह होने में ज्यादा देर न लगी। तहजीब बोली चलो हेलीकॉप्टर तो खत्म हुआ। मैंने कहा इससे पहले 2 मर्सिडीज गाड़ियां और एक लैंड रोवर भी तो जा चुकी है। तहजीब चौंक पड़ी, क्या मतलब? मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा मतलब ये कि बात खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। तहजीब बोली का ये बात ताज्जुब खेज नहीं है अली कि एक दूसरे मुल्क में इन एजेंटों ने इतने वसाइल कैसे हासिल कर लिए। हेलीकॉप्टर का हुसूल तो आसान नहीं होता। मैंने कहा हाँ ये बात हैरान कुन है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि इसमें सर खपाया जाए। सीक्रेट एजेंट हर जायज और नाजायज जरिए से अपना काम निकाल लेते हैं। वो बोली क्या ख्याल है हमारा ताकुब करने वाले KGB के एजेंट तो नहीं? मैंने कहा कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। किंग एटलस बता चुका है कि जर्मनी इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जासूसों का अखाड़ा बना हुआ है। डी फॉस्टर के मसरूका फॉर्मूले हैं भी इतने ही पुरकशिश। तहजीब बोली तो चलो कबल इसके कि हम पर कोई नई आफत नाजिल हो थोड़ा सा और सफर तय कर लें। लेकिन हम पर मजीद कोई आफत नाजिल न हुई। मालूम नहीं उन लोगों की नफरी खत्म हो गई थी या उनके हौसले जवाब दे चुके थे। कई घंटे के सफर के बाद चट्टानी इलाका खत्म हो गया और उसकी जगह सब्जाजार नजर आना शुरू हो गए। तहजीब ने हाँफते हुए कहा लगता है हमारी मंजिल आ पहुंची है। मैंने तहजीब को देखते हुए कहा हाँ रोडेल्बो का कैंप अब नजदीक आ गया है। उसकी हालत खासी खराब थी। पहाड़ी रास्तों पर बगैर खाए पिए इस तरह मुसलसल सफर करना आसान नहीं होता, और वो भी एक औरत के लिए। तहजीब के कदमों में अचानक लड़खड़ाहट पैदा हो गई थी, मगर उसके हौसले ने अभी भी शिकस्त नहीं खाई थी। सब्ज़ारों में सफर करना एक नेमत मालूम हो रहा था, और फिर कुछ देर बाद हमें किंग एटलस के कैंप जैसा एक कैंप नजर आने लगा। तहजीब ने खुशी से सरशार लहजे में कहा हमारी मंजिल आ गई है अली। मैंने कहा हाँ तहजीब, नक्शे के मुताबिक रोडेल्बो का कैंप यही होना चाहिए। हम कैंप में दाखिल हो गए। किंग एटलस के कैंप की तरह यहाँ भी खेमे, छोलदारियां, चौबी कैबिन और नशावरों के ठट के ठट नजर आ रहे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि अपने हुलियों से हम भी आवारागर्द नजर आने लगे थे। हमने सबसे पहले अपनी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त किया। खाने के बाद तहजीब लेट गई। बोली मैं जरा देर आराम कर लूं। मैंने कहा जरा देर नहीं जान, तुम 3 घंटे आराम कर सकती हो, उसके बाद हम रोडेल्बो की तलाश में निकलेंगे। तहजीब ने पूछा क्यों, अभी क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए कि अभी सूरज नजर आ रहा है। इस किस्म के लोग उमूमन सूरज गुरूब होने के बाद तुलू हुआ करते हैं। जरा अंधेरा फैल जाए फिर उससे मिलेंगे। 3 घंटे बाद हम ताज़ा दम होकर अपने खेमे से बाहर निकल आए। नशावरों के दरमियान से गुजरते हुए हम एक चौबी कैबिन तक पहुंचे जहां मनशियात फरोख्त की जा रही थी। मैंने कैबिन में मौजूद शख्स से कहा हमें मिस्टर रोडेल्बो से मिलना है। वो मुझे घूरने लगा। उसने खुरदरे लहजे में कहा क्यों मिलना है? मैंने तलखी से कहा अगर तुम उसके प्राइवेट सेक्रेटरी होते तो शायद बता देता। मुझे बताओ रोडेल्बो से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? वह बोला रोडेल्बो से हर कसो नाकस नहीं मिल सकता, वो सिर्फ उन लोगों से मिलता है जिनसे वाकिफ हो। मैंने अक्खड़ अंदाज में कहा क्या ये सब कुछ मुझे बताना तुम्हारे फराइज में शामिल है? वो बोला नहीं, लेकिन मैंने दुरुस्त लहजे में कहा बकवास मत करो, मुझे उससे इंतहाई जरूरी काम है और मैं उससे तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए, लेकिन रोडेल्बो तक रहनुमाई के लिए उसे तैयार होना ही पड़ा। बोला मैं एक आदमी साथ किए देता हूँ, वो तुम्हें बॉस तक ले जाएगा, मगर याद रखना अगर रोडेल्बो तुम्हें पहचान न सका तो मैं तुम्हारा हशर बहुत बुरा करूंगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कहा परवाह मत करो, मैं तुमसे ज्यादा बुरा आदमी हूँ। और मैं उस पस्ता कामत शख्स के साथ चलने लगा जो मुझे रोडेल्बो तक पहुंचाने के लिए साथ किया गया था। हम कैंप से गुजरकर शुमाली रुख वाली पहाड़ियों के नजदीक पहुंच गए। उन पहाड़ियों में कुदरती गार बकसरत थे। ऐसे ही एक गार के दहाने पर पहुंचकर उस शख्स ने हमसे रुकने के लिए कहा।
और खुद अंदर चला गया। अंदर मसनूई रोशनी का बंदोबस्त था। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो 2 अफराद उसके हमरा थे। उनमें से एक ने हमसे हमारी आमद का मकसद पूछा। मैंने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम में से रोडेल्बो कौन है? वो बोले, हम दोनों मिस्टर रोडेल्बो के कारकुन हैं, हमें अपनी आमद की वजह बताओ। मैंने अपना सर पीट लिया, फिर गुस्सीली आवाज में कहा, या तो ये कैंप पागलों का अड्डा है या फिर मैं खुद पागल हो गया हूँ। जब मैंने कह दिया है कि मैं सिर्फ रोडेल्बो से मिलना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ ये सब फजूल हरकतें क्यों कर रहे हो? मिस्टर रोडेल्बो को मेरी आमद की इत्तला दो और अपने काम से काम रखो। वो एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। शायद मेरे लहजे की जारहियत उन पर असरअंदाज हुई थी। उनमें से एक ने कहा, तलाशी तो बहरहाल तुम्हें देना होगी। मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। उन्होंने सरसरी अंदाज में हमारी तलाशी ली और मुतमईन होकर हमें गार के अंदर ले गए। गार के एक गोशे में एक शख्स अपने ताश के पत्ते फैलाए बैठा पेशेंस खेल रहा था। वो दोनों हमें उसके पास ले गए। उस शख्स ने चौंक कर सर उठाया। उसने सख्ती से पूछा, क्या बात है? 2 अजनबियों को गार में देखकर उसके चेहरे पर हैरत नजर आने लगी। एक आदमी बोला, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं बॉस। वो गुर्राया, क्यों? मैंने आगे बढ़कर कहा, ये बात किसी और के इल्म में नहीं लाई जा सकती। वो मुझे घूरने लगा। चंद लम्हे वो हम दोनों को घूरता रहा, फिर जैसे अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, बोला, ओह हाँ ठीक है। फिर अपने साथियों की तरफ देख कर बोला, तुम लोग जाओ। उसके साथ ही गार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद उसने हमें घूरा, बोला, अब बताओ तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तहजीब बोली, आपको किंग एटलस का पैगाम मिल चुका होगा, हम उसी के नुमाइंदे हैं। रोडेल्बो का लहजा अचानक ही दोस्ताना हो गया। बोला, मेरा भी यही ख्याल था, आओ बैठो। मैं और तहजीब बैठ गए। रोडेल्बो ने हमें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये तुम दोनों ने अपना हुलिया क्या बना रखा है? मैंने कहा, मिस्टर किंग को भी मालूम नहीं होगा कि रास्ते में हम पर क्या बीती। रोडेल्बो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, हमारा ताक़ुब शुरू हो गया था। जिस लैंड रोवर में हम सफर कर रहे थे वो तबाह हो गई और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। वो बोला, मैंने तो किंग से पहले ही कह दिया था कि रास्ते में खतरात दरपेश हो सकते हैं, लिहाजा तुम्हें तनहा न भेजें। बहरहाल तुम्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। सुना है तुम फेरिक्स की औलाद हो? मैंने कहा, हाँ, और बस ये इत्तेफाक ही था कि किंग एटलस से मुलाकात हो गई और उन्होंने एक काम हमारे सुपुर्द कर दिया। रोडेल्बो ने कहा, फेरिक्स से मेरी भी दोस्ती थी, वो बहुत अच्छा आदमी था, दोस्तों के काम आने वाला, लेकिन हमारा उससे इख्तिलाफ उसकी शराफत की वजह से था। मैंने कहा, हमें मालूम है जनाब, यही वजह थी कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा और अब हमें अपने लिए खुद सब कुछ करना पड़ रहा है। वो बोला, तुम लोगों के बारे में ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि तुमने अपने बाप के बरक्स अपने लिए सही रास्ता मुंतखब किया है। फेरिक्स ने तो खैर जैसे तैसे गुजार ली, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आज के दौर में शराफत की कोई कदर कीमत नहीं। शराफत के चक्कर में पड़कर आदमी को भूखों मरना पड़ता है। उसके बच्चे फाके करते हैं और जिंदगी एक अजाब बनकर रह जाती है। मैंने कहा, अब तो इस राह पर हम इतनी दूर निकल आए हैं कि वापस जाना चाहें तो भी वापसी मुमकिन नहीं। रोडेल्बो ने कहा, वापसी गलत रास्ते से हुआ करती है, सही रास्ते पर तो आगे बढ़ा करते हैं। किंग ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुमने जिस काम को करने का बीड़ा उठाया है उसमें कितने खतरात हैं। तहजीब ने कहा, जी हाँ, हमने बहुत सोच समझ कर ये काम करने की हामी भरी है। रोडेल्बो ने कहा, किंग ने तुम लोगों का इंतखाब किया है तो कुछ देख कर ही किया होगा, वरना ये मामला तो हम जैसे लोगों के बस से भी बाहर है। मैंने सीक्रेट एजेंटों की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना भी है। ये बड़े खौफनाक लोग होते हैं, तुम लोग कैसे उनसे मुकाबला कर सकोगे? मैंने कहा, कतई जरूरी नहीं है मिस्टर रोडेल्बो कि उनसे मुकाबला किया जाए, हम उनसे बचकर भी काम कर सकते हैं। रोडेल्बो ने खुश होकर कहा, मैं खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। तुम्हारी जहानत तो साबित हो गई, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, किंग अंकल ने आपको बता दिया होगा कि काम शुरू करने से कबल हम डी फॉस्टर से मिलना चाहते हैं, क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हैं? रोडेल्बो ने कहा, क्यों नहीं, वो यहीं एक गार में है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। रोडेल्बो ने नजदीक रखी हुई टॉर्च उठाई और गार के एक तारीक गोशे की तरफ बढ़ने लगा। मैं और तहजीब उसके पीछे थे। रोडेल्बो के पीछे हम उस कुदरती सुरंग में दाखिल हो गए जो उसी गार से निकल रही थी। काफी देर पेच दर पेच रास्तों पर चलने के बाद रोडेल्बो रुक गया। रोडेल्बो ने एक जानिब इशारा किया जहां दहाने से रोशनी फूटती नजर आ रही थी। वो बोला, डी फॉस्टर उस गार में मौजूद है, आओ मैं उससे तुम्हारा तारुफ करवा दूं। मैं और तहजीब उसके साथ गार में दाखिल हो गए। कुशादा गार में एक बिस्तर पर डी फॉस्टर मौजूद था। मैंने उसे एक ही निगाह में पहचान लिया। तहजीब ने भी पहचान लिया होगा, इसलिए कि ओशील मिकाइल ने हमें उसकी कई तस्वीरें दिखाई थी जो हमारे जहनों में महफूज थीं। रोडेल्बो ने आगे बढ़कर कहा, इन लोगों से मिलो डी फॉस्टर, ये तुम्हारे मददगार हैं। डी फॉस्टर ने नहीफ आवाज में कहा, मददगार?
और धीमी आवाज में हंस पड़ा, मगर ये अंदाजा करना मुश्किल था कि वो हंसा है या खनकारा है। रोडेल्बो ने कहा, हाँ, इन्हें किंग एटलस ने बड़े एतमाद से तुम्हारे पास भेजा है। ये तुम्हारी मुश्किलात का मदावा साबित होंगे। डी फॉस्टर ने बड़े गौर से हम लोगों को देखा और मैंने उसकी आंखों में मायूसी उतरते देखी, मगर वो मुंह से कुछ न बोला। रोडेल्बो ने कहा, मेरे पास फुर्सत होती तो तुम्हारी गुफ्तगू में जरूर शरीक होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में मेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारी भी की जाएगी, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। अब मुझे इजाजत दें। रोडेल्बो पलट कर कार से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं और तहजीब डी फॉस्टर के नजदीक जा बैठे। डी फॉस्टर ने कहा, हेलो, तुम लोग कौन हो? मैं तुमसे मुतारिफ होना चाहता हूँ। तहजीब ने अपना और मेरा तारुफ करवा के डी फॉस्टर से कहा, हमें किंग अंकल ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। डी फॉस्टर ने हिकारत भरे अंदाज में कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अभी तो तुम लोगों के खेलने कूदने के दिन हैं। मैंने कहा, किसी की सलाहियतों को परखने के लिए उम्र इंतहाई नाकिस पैमाना है मिस्टर डी फॉस्टर। मुझे अफसोस हुआ है कि ये बात मैंने आप जैसे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से सुनी। डी फॉस्टर बड़े गौर से मुझे देखने लगा। बोला, मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन वक्त से दो चार हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं कैसी ज़हनी अजियतों से गुजर रहा हूँ। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर डी फॉस्टर, और जिस हद तक भी मेरे बस में हुआ मैं आपकी मदद करूंगा। डी फॉस्टर ने कहा, तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू में बड़ी अपनायत है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम भी मेरे हमदर्द नहीं हो सकते। मैंने कहा, हर किस्म के अंदेशों से बालातर होकर गुफ्तगू कीजिए मिस्टर डी फॉस्टर। हम अगर आपके हमदर्द नहीं हो सकते तो हम आपके दुश्मन भी नहीं हो सकते। डी फॉस्टर ने मुज़महिल अंदाज में कहा, मैं थक चुका हूँ। इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। तैजी बोली, हौसला रखें मिस्टर डी फॉस्टर। हौसले जवान हों तो आदमी कभी शिकस्त नहीं खाता। डी फॉस्टर ने अपना सर पकड़ लिया। बोला, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ मगर नहीं रह सकता। यूं लगता है जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। तहजीब झपट कर उठी और नजदीकी बर्तन से पानी निकाल कर डी फॉस्टर को दिया। डी फॉस्टर ने उसके हाथ से पानी का प्याला झपट कर मुंह से लगाया और इतनी बेसब्री से पी गया जैसे बरसों का प्यासा रहा हो। डी फॉस्टर ने कहा, खुश रहो मेरी बच्ची। तहजीब ने खड़े होते हुए कहा, आप आराम करें अंकल, मुझे अफसोस है कि हमारी आमद से आपको तकलीफ पहुंची। डी फॉस्टर ने बेसब्री से कहा, बैठ जाओ मेरी बच्ची, बैठ जाओ। तुम्हारे लहजे से मुझे खुलूस की बू आ रही है। चाहे तुम्हारा ये अंदाज तसन्नो पर ही क्यों न मबनी हो, मगर मेरे लिए ये बड़ी नेमत है। तहजीब बैठ गई। उसने कहा, आप बेजान शुकूक का शिकार हैं अंकल। हम आपको किसी बात के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे। वो बोला, मुझे मालूम नहीं कि तुम लोग क्या तवक्कुआत लेकर यहाँ आए हो, लेकिन मैं तुमसे जो बातें करूंगा वो तुम्हारी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ होंगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं मिस्टर डी फॉस्टर। डी फॉस्टर ने कहा, मैं तुम्हें समझाए देता हूँ। बहुत गौर करने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एक आखिरी काम जो मुझे इस कर्ब मुसलसल से निजात दिला दे, इस अजाब से छुटकारा दिला दे जो मैंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। मैं और तहजीब अजीब सी निगाहों से उसे देख रहे थे। फिर मैंने कहा, जो कुछ कहना हो बेतकान कह दें मिस्टर डी फॉस्टर। हम सिर्फ वादा ही कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे।